नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो ये रूल ऑफ लॉ आप लोगों ने बहुत सुना होगा, और इवन फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ रहे होगे तो ये रूल ऑफ लॉ एक टर्म आया होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले ब्रीफ में कि इसका मतलब होता क्या है। तो ये डॉक्ट्राइन है रूल ऑफ लॉ, जो डिराइव हुआ है फ्रेंच फ्रेज से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ रेफर करता है गवर्नमेंट को जो कि बेस्ड हो प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ना कि कोई भी मेन या वुमेन पे। अच्छा, लॉ की टर्मिनोलॉजी में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेन जो है वो रेफर करता है मेल और फीमेल को भी, ठीक है। क्योंकि लॉ इवेंचुअली आपको सबको पता है कि हम पुराने टाइम से अडॉप्ट करते आ रहे हैं। तो पुराने टाइम में मेन लिखा जाता था, उस टाइम पे फेमिनिज्म नहीं था इतना, इसलिए वन ऑफ द रीज़न मुझे ये लगता है। तो इसलिए ये लिखा गया है मेन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ प्रिंसिपे डी लेजिटी वॉज अपोज टू आर्बिटरी पावर्स। अब ये कॉन्सेप्ट जो था वो आर्बिटरी पावर को ख़त्म करता है, ठीक है। आर्बिटरी पावर मतलब कि जो राजा होगा उसके पास ज़्यादा पावर होगी, या जो पावरफुल होगा उसके पास ज़्यादा पावर होगी, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अभी लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ लगता है तो उनकी पावर भी चेक होगी, ठीक है। तो इंडिया में अगर बात करूँ तो ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, ये उपनिषद में आप ट्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इस टर्म को लाया कौन, ओरिजिनेटर कौन था। तो ये इम्पोर्टेंट है, एडवर्ड कोक, ठीक है। ये ओरिजिनेटर थे इस कॉन्सेप्ट के। और उनने कहा था कि किंग मस्ट अंडर गॉड एंड बी लॉ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गॉड जो किंग है वो लॉ के अंदर होना चाहिए और गॉड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब मोनार्की की बात करूँ तो मोनार्की में जो कॉन्सेप्ट है पावर का, जो लॉ का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ है ताकि वो कंट्रोल कराया जाए आर्बिट्री पावर्स जो मोनार्क का होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इसलिए डेवलप हुआ था। डेमोक्रेसी में जो रूल ऑफ लॉ का होता है वो होता है कि वो जो पब्लिक पावर्स को जो होल्ड करते हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, और वो जस्टिफाई करना चाहिए कि वो किस हिसाब से पावर को यूज़ कर रहे हैं, लीगली वो वैलिडिटी है और या नहीं है। डाइसी का जो फॉर्मुलेशन है ये इम्पोर्टेंट है। एवी डाइसी जो थे उनने डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, वो फॉर्मुलेट करा था, ठीक है। तो ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का बेसिस बनाते हैं, और इनमें से इंडिया में दो चीज़ फॉलो होती है प्रिंसिपल के, तो वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। तीन प्रिंसिपल दिए थे एवीडाइसी ने। पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, सेकेंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ, थर्ड है इंडिविजुअल लिबर्टीज। तो मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ बात कर लेते हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिकली इन प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो डाइसी ने दिए थे। फ्रीडम, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रेटर्निटी, अकाउंटेबिलिटी एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या बात करता है, वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ था इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोला जाता है, 1959 में हुआ था, जो कि कंफर्म्ड हुआ था लागोस में 1961 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूँ तो ये प्रमोट करता है रूल ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। पर इसमें हम दो वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखते हैं। एक तो नो आर्बिट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, और अपहोल्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। दो ये जो केस लॉ है वो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लॉ पढ़ रहे हैं या लॉ में कोई तैयारी कर रहे हैं। तो ये केस लॉस उनके लिए इम्पोर्टेंट है, सिविल सर्विसेज के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच, अनटिल अनलेस आप लॉ, आपके पास लॉ ऑप्शनल है या कुछ आप लॉ में कर रहे हो। तो ये केस लॉ है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1982 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। और ये हेल्ड करता है, जो जस्टिस भागवती थे उन्हें एम्फोसाइज करा था कि रूल ऑफ लॉ एक्सक्लूड करता है आर्बिटनेस और अनरीजनेबलनेस, ठीक है। तो इसी के साथ रूल ऑफ लॉ यहाँ पे ख़त्म होता है। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लक्ष्मीकांत में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहोगे तो ये आएगा ही आएगा, इसलिए इस टॉपिक को मैंने डिस्कस करा। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को।
और ऐसी पॉलिटी से रिगार्डिंग मैं जो भी अपडेट्स है या यूपीएससी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो मैं डालता रहूँगा। तो इसलिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।